मैंने कल रात एक अजीब सपना देखा। ये कोई साधारण सपना नहीं था। ये बहुत डरावना और परेशान करने वाला था। इसे बुरा सपना तो नहीं कहूंगा, लेकिन मैं इसे कभी नहीं भूल पाऊंगा। इसे याद करने से अब भी मेरे शरीर में सिहरन दौड़ जाती है। सपने से पहले सब कुछ सामान्य था। लंबे और थकाऊ काम के हफ्ते के बाद शनिवार आया था। मैं एक आईटी टेक्नीशियन हूं। मेरा काम ग्राहकों की मदद करना है, जैसे सॉफ्टवेयर की समस्याएं ठीक करना या नेटवर्किंग से जुड़े मुद्दे सुलझाना। कभी कभी मुझे ग्राहकों के पास जाकर उनकी जगह पर सर्विस देनी पड़ती थी। मेरे लिए यह मुश्किल था क्योंकि मुझे कई तरह के काम करने पड़ते थे। ज्यादातर ऑन साइट विजिट मुझे ही करने होते थे। कुछ लोग मुझे बहुत उपयोगी और अनमोल कर्मचारी मानते थे, और वो गलत भी नहीं थे। लेकिन मैं ये साफ देख सकता था कि कंपनी नए लोगों को रखने के बजाय हम जैसे कम कर्मचारियों से जितना हो सके उतना काम करवाना चाहती थी। इसलिए मैं अपने वीकेंड्स ज्यादातर सोते हुए या टीवी देखते हुए बिताता था। कुछ भी ऐसा जो कम से कम मेहनत मांगे। लेकिन इससे वीकेंड्स बहुत जल्दी बीत जाते थे। आराम के दिन इतनी जल्दी खत्म हो जाना और काम के दिन शुरू होना बहुत बुरा लगता था। इस बार मैंने कुछ अलग करने का सोचा। अपनी आदत को बदलते हुए मैंने अपने माता पिता से मिलने जाने का फैसला किया। मैं 2 साल से घर नहीं गया था और मुझे याद नहीं था कि मैंने आखिरी बार उनसे फोन पर कब बात की थी। मुझे लगा कि अब समय हो गया था कि मैं उनसे मिलूं। मेरा घर करीब 50 मील दूर था, जो मेरे दोस्तों के मुकाबले ज्यादा नहीं था। मेरे कई दोस्त अपने परिवार से देश के दूसरे कोने में रहते थे, तो मुझे शिकायत करने का कोई हक नहीं था। सच कहूं तो मुझे इस सफर का इंतजार था। सुबह का सफर सबसे अच्छा होता है। सूरज को धीरे धीरे उगते देखना, ठंडी हवा का एहसास और खाली सड़कों पर गाड़ी चलाना, इससे बेहतर समय क्या हो सकता है। मैं अपने पापा और सौतेली माँ से मिलने के लिए बहुत उत्साहित था। मैं कल्पना कर रहा था कि वो मुझे गले लगाएंगे और मेरे जीवन के बारे में ढेर सारे सवाल पूछेंगे। और सबसे अच्छी बात, घर का बना खाना। इन ख्यालों से उत्साहित होकर मैंने जल्दी से कुछ सामान पैक किया। टूथब्रश, एक रात के कपड़े, तौलिया और कुछ जरूरी चीजें। मैंने सोचा कि उन्हें फोन करके बता दूं कि मैं आ रहा हूं, लेकिन फिर रुक गया। मैंने सोचा बिना बताए जाना ज्यादा मजेदार होगा। गाड़ी में सामान रखकर मैं अपने अपार्टमेंट से निकला। जैसा मैंने सोचा था, सूरज अभी अभी उगा था। सड़कें खाली थीं और ड्राइव बहुत आसान और सुकून भरा था। मेरे माता पिता सुबह जल्दी उठने वाले थे। वो सुबह सुबह उठकर दिन को पूरा इस्तेमाल करते थे। घास काटना, सुबह की दौड़ या छोटे मोटे काम निपटाना। जल्दी ही मैं अपने पुराने शहर पहुंच गया। वहां की हर चीज मुझे पुरानी यादें दिला रही थी। हर कोने पर मुझे अपनी जिंदगी की कोई न कोई घटना याद आ रही थी। जब मैंने रियर व्यू मिरर में देखा तो मेरे चेहरे पर मुस्कान थी। मैं छिपा नहीं सकता था। मैं घर आकर बहुत खुश था। आखिरकार मैं अपने मोहल्ले में पहुंचा और उस गली में मुड़ा जहां मेरे माता पिता का घर था। दूर से मैं उनका घर देख सकता था, जो गली के आखिरी छोर पर दाईं तरफ था। मैंने गली में गाड़ी चलाते हुए इधर उधर देखा कि पुराने पड़ोसी अभी भी हैं या नहीं। कुछ घरों में नए लोग थे और कुछ में पुराने चेहरे दिख रहे थे। कुछ लोग ही बाहर थे। उनमें से एक थे मिस्टर हैरिस। वो अपने बगीचे की देखभाल के लिए मशहूर थे। वो हमेशा नीली जंप सूट पहनकर घास काटते थे, चाहे मौसम कितना भी गर्म या ठंडा हो। मैं अपने माता पिता के घर पहुंचा और मेल बॉक्स के पास गाड़ी पार्क की। ड्राइवे में पापा की गाड़ी थी। सौतेली माँ की नई गाड़ी गैरेज में रहती थी। घर काफी बड़ा था, 2 मंजिला, सफेद दीवारों वाला। हर खिड़की पर गहरे लाल रंग के शटर और सामने एक अच्छा खासा बरामदा जिसमें एक बेंच थी। गाड़ी पार्क करके मैं दरवाजे तक गया। स्क्रीन डोर बंद था, जिससे ठंडी हवा अंदर आ रही थी। बेकन और अंडों की खुशबू बाहर तक आ रही थी और अंदर से बातचीत और हलचल की आवाजें सुनाई दे रही थीं। मेरे पास घर की चाबी थी, लेकिन मैंने डोरबेल बजा दी। तुरंत पापा की नाराज आवाज आई, इतनी सुबह कौन आया? उनके कदमों की आवाज सुनाई दी और फिर वो हॉल में दिखे।
उनकी आंखें चौड़ी हो गईं और चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने सौतेली माँ को बुलाया। वो आईं और खुशी से चीखते हुए दरवाजा खोलकर मुझे जोर से गले लगा लिया। करीब 10 मिनट तक गले मिलने और बातचीत के बाद मैं अंदर गया। मैं अपना सामान बेसमेंट में अपने पुराने कमरे में ले गया। बेसमेंट बहुत अच्छा था। वहां एक बड़ा टीवी, सोफा और वॉशर ड्रायर था। ये एक दूसरा लिविंग रूम जैसा था, मेहमानों के लिए या किराएदार के लिए बिल्कुल सही। दिन जल्दी बीत गया। मैंने ज्यादातर समय पापा और सौतेली माँ से अपने काम, दुनिया की राजनीति और हाल की घटनाओं के बारे में बात की। शाम को पापा ने बताया कि उन्होंने पुरानी होम मूवी टेप्स को डीवीडी में बदल दिया था। पापा हमेशा व्यस्त रहते थे। वो हफ्ते भर काम करते थे और वीकेंड्स पर भी छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स में लगे रहते थे, जैसे फर्श बदलना या बगीचे में फूल लगाना। इस बार उन्होंने पुरानी टेप्स को डीवीडी में बदला था ताकि वो खराब ना हो। हमने उस शाम पुरानी मूवीज देखने का फैसला किया। हम हंस रहे थे और पुराने दिनों को याद कर रहे थे। पापा ने पहली डीवीडी लगाई और बाथरूम चले गए। वीडियो में क्रिसमस का समय था। तस्वीर थोड़ी धुंधली थी। स्क्रीन पर सफेद लकीरें दिख रही थीं। कोने में तारीख थी 25 दिसंबर 1951। वीडियो में पीछे एक बड़ा क्रिसमस ट्री था जिस पर ढेर सारी सजावट थी। नीचे कई सारे तोहफे रखे थे। एक तरफ मेरी असली माँ थी, बहुत जवान दिख रही थी, शायद 25-26 साल की। मैं उन्हें नहीं जानता था। पापा ने बताया था कि जब मैं बहुत छोटा था तब उनकी मृत्यु हो गई थी। मैं उन्हें सिर्फ तस्वीरों से पहचानता था। जब मैं बड़ा हुआ तब पापा ने बताया कि उनकी हत्या हुई थी। किसी पागल ने उनके अपार्टमेंट में घुसकर उन्हें गोली मार दी थी। पापा इस बारे में ज्यादा बात नहीं करते थे और मैं उन्हें परेशान नहीं करता था। वीडियो में कैमरा स्थिर था, शायद स्टैंड पर रखा था। थोड़ी देर बाद पापा कैमरे के पीछे से निकलकर माँ के पास जमीन पर बैठ गए। उन्हें इतना जवान देखना अजीब था और मैं हल्के से हंस पड़ा। वो दोनों किसी चीज को देख रहे थे। पापा ने कैमरा घुमाया और मैंने देखा कि वो मुझे देख रहे थे। 1 साल का मैं छोटा सा इधर उधर घूम रहा था, छोटी छोटी चीजें उठा रहा था। जब माँ पापा मेरा नाम पुकारते मैं मुस्कुरा देता। ये पल बहुत अच्छा था। लेकिन तभी स्क्रीन पर सिर्फ शोर दिखने लगा। आवाज थोड़ी टूटी फूटी थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि कोई दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। पापा लौटे और टीवी को कोसते हुए डीवीडी निकाल दी। उन्होंने कहा कि शायद टेप खराब हो गई थी। फिर उन्होंने दूसरी डीवीडी लगाई। हमने देर रात तक पुरानी मूवीज देखी, पुराने दिनों को याद किया। फिर हमने गुड नाइट कहा। सौतेली माँ ने वादा किया कि सुबह बड़ा नाश्ता बनाएंगी। मैं बेसमेंट में अपने पुराने कमरे में गया, पजामा पहना और बिस्तर पर लेट गया। मैं उन वीडियोस और पुरानी यादों के बारे में सोच रहा था और पता नहीं कब मुझे नींद आ गई। अब यहां से सपना शुरू हुआ। मैं उस पुराने अपार्टमेंट में था जो मैंने वीडियो में देखा था, लेकिन यह अजीब था। मैं कैमरे के कोण से नहीं बल्कि एक अलग कोने से देख रहा था। मैं अपार्टमेंट को और साफ देख सकता था। पीछे किचन जिसमें बर्तनों से भरा सिंक था और दीवारों पर टंगी तस्वीरें। मुझे समझ नहीं आया कि मुझे इतनी डिटेल कैसे याद थी, क्योंकि मैं उस समय सिर्फ 1 साल का था। शायद मेरा दिमाग दूसरी जगहों की यादों को जोड़ रहा था, लेकिन मुझे लग रहा था कि सब कुछ वैसा ही था जैसा उस समय था। अपार्टमेंट में क्रिसमस का माहौल था, जैसा वीडियो में था। मैंने देखा कि पापा कैमरे के पीछे खड़े थे और माँ जमीन पर बैठी थीं। ठीक वीडियो की तरह पापा कैमरे के पीछे से निकले और माँ के पास बैठ गए। ऐसा लग रहा था जैसे मैं उस वीडियो के अंदर ही हूं। मैंने माँ पापा का ध्यान खींचने की कोशिश की। मैंने उन्हें पुकारा, हाथ हिलाया, यहां तक कि उन्हें छूने की कोशिश की, लेकिन ऐसा था जैसे मैं वहां था ही नहीं। वो मुझे देख या सुन नहीं सकते थे। मेरी उंगलियां उनके शरीर से आर पार हो रही थीं, जैसे मैं कोई भूत हूं। फिर पापा ने कैमरा घुमाया और मैंने अपने छोटे से रूप को देखा जो इधर उधर घूम रहा था, एक किताब के साथ खेल रहा था। अचानक दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। आवाज से मैं और मेरे माता पिता चौंक गए। पापा उठे और दरवाजे की ओर गए।
दरवाजे में एक छोटा सा झरोखा था। मुझे याद आया कि वीडियो में भी ऐसी ही दस्तक की आवाज थी। पापा ने कुछ बड़बड़ाया, जैसे कि झरोखा ढका हुआ था या कोई बहुत करीब खड़ा था। मुझे अचानक बहुत बुरा एहसास हुआ। मुझे लगा कि दरवाजा खोलना गलत होगा, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, पापा ने ताले खोले और दरवाजा खोला। तुरंत किसी ने बंदूक की नाल से उनके सिर पर वार किया। मैंने डर के मारे देखा कि पापा का सिर खून से लथपथ हो गया। हमलावर ने पापा को धक्का दिया और वो मां के पास गिर गए। मां ने डर से जोर की चीख मारी। हमलावर ने दरवाजा धीरे से बंद किया और ताला लगा दिया। फिर उसने श्श की आवाज की। उसकी आवाज से पता चला कि वो एक पुरुष था। वो चुपचाप खड़ा रहा, अपनी लंबी बंदूक मेरे डरे हुए माता पिता की ओर ताने हुए। मैं भी डर से जम गया, भले ही मुझे पता था कि वो मुझे नहीं देख सकता। उस आदमी ने लंबा काला कोट पहना था, जिसका हुड उसके सिर पर था। उसकी कमर पर कुछ चेन लटक रही थी। जब मैंने गौर से देखा तो उसके हुड और कोट पर हल्के भूरे रंग के उल्टे क्रॉस के निशान थे। क्या ये कोई अजीब धार्मिक पंथ का हिस्सा था? मैं धीरे धीरे उसके चारों ओर गया। वो उसी तरह खड़ा रहा जैसे उसे मेरी मौजूदगी का पता ही नहीं था, लेकिन मैं कोई जोखिम नहीं लेना चाहता था। जब मैंने उसका चेहरा देखा, मेरा दिल धक से रह गया। उसने चमकदार सफेद मास्क पहना था। मास्क की आंखों और मुंह की जगह पूरी तरह काली थी। ये मास्क इतना डरावना था जैसे वो खुद डर से चीख रहा हो। हम सब चुपचाप खड़े रहे, जैसे घंटों बीत गए। आखिरकार पापा ने हिम्मत करके पूछा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। मां अभी भी डर से सिसक रही थी और पापा अपने सिर के घाव को दबाए हुए थे। पापा ने फिर गुस्से में वही सवाल दोहराया। तभी उस आदमी ने अपने कोट से दूसरी बंदूक निकाली। उसने उसे मेरी दिशा में ताना। मेरा दिल और जोर से धड़कने लगा। क्या वो मुझे देख सकता था? मैंने हाथ उठाकर पीछे हटना शुरू किया, लेकिन फिर मुझे लगा कि बंदूक का निशाना मुझ पर नहीं, बल्कि मेरे 1 साल के रूप पर था। मां ने फिर चीख मारी जब उसने मेरे छोटे से रूप की ओर बंदूक तानी। मैं, यानी 1 साल का मैं, उस किताब के साथ खेल रहा था, बेखबर। उस आदमी का इरादा क्या था? वो यहां क्यों आया था? मेरे माता पिता के पास कुछ कीमती नहीं था। वो 1 साल के बच्चे पर बंदूक क्यों तान रहा था? जब उसने बंदूक का ट्रिगर दबाना शुरू किया, मेरा दिल और जोर से धड़का। मां मेरी ओर बढ़ी, लेकिन उसने दूसरी बंदूक उन पर तान दी और उसे भी तैयार किया। मैंने अपने छोटे से रूप को देखा, जो उस आदमी को मासूमियत से देख रहा था। उस आदमी का हाथ स्थिर था, उसकी उंगली धीरे धीरे ट्रिगर दबा रही थी। मैंने उसके सामने खड़े होकर रास्ता रोकने की कोशिश की, लेकिन मेरे हाथ बंदूक से आर पार हो गए। मैं उसे छू नहीं सकता था। उसकी उंगली ट्रिगर पर और दब रही थी। सब कुछ धीमा धीमा लग रहा था। अचानक मेरे दिमाग में ढेर सारी तस्वीरें आने लगीं। ये मेरी जिंदगी के लोगों की तस्वीरें थीं। माँ, पापा, दोस्त, गर्लफ्रेंड्स, हर कोई। ये तस्वीरें एक के बाद एक आ रही थीं, जैसे कोई फोटो एल्बम। मेरे सिर में तेज दर्द होने लगा। मैं इन तस्वीरों को नहीं झेल पा रहा था। वो और तेजी से आने लगी। मैं अपने घुटनों पर गिर गया, सिर पकड़कर कांपने लगा। अचानक सब रुक गया। हवा ठंडी हो गई और चारों ओर का रंग जैसे ग्रे हो गया। मैंने धीरे से सिर उठाया और देखा कि बंदूक से गोली चली। एक जोर की आवाज आई। मैंने पीछे मुड़कर देखा। मेरा छोटा सा रूप जमीन पर लेटा था, बिना हिले डुले। उसके चारों ओर खून का तालाब बन गया। हवा में सन्नाटा था। मेरे माता पिता सदमे में थे, कुछ बोल नहीं पा रहे थे। उस आदमी ने अपनी बंदूक नीचे की और उसे जमीन पर गिरा दिया। हम सब चुप रहे। फिर उसने अपना हुड उतारा और धीरे धीरे मास्क हटाया। मैं जो देख रहा था उसे यकीन नहीं कर पाया। उस आदमी का चेहरा मेरा चेहरा था, वही चेहरा, मेरी उम्र का। उसकी आंखों में आंसू थे जो धीरे धीरे उसके चेहरे पर बह रहे थे। उसने मेरे माता पिता की ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ कांपती आवाज में कहा, मुझे माफ करना, मुझे ये करना पड़ा।
मैंने तुम्हारा भला किया, मुझे माफ कर दो। अचानक एक चमकदार सफेद रोशनी आई और सब कुछ ढक गया। उस रोशनी में एक चेहरा दिखा, लेकिन इससे पहले कि मैं उसे पहचान पाता, मेरा फोन का अलार्म बजा और मैं झटके से जाग गया। सपना अभी भी मेरे दिमाग में जल रहा था, हर डरावनी डिटेल के साथ। मैंने अपने हाथ देखे, वो कांप रहे थे। मैंने अपने पसीने से भरे सीने पर हाथ रखा, मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ये कैसा सपना था? जागने के बाद मैं फिर से सो नहीं पाया, या यूं कहूं कि मैं सोना नहीं चाहता था। ये सपना बहुत डरावना और बहुत असली था। शुक्र है सुबह ज्यादा जल्दी नहीं थी। मेरे माता पिता जल्दी ही जागने वाले थे। इस ख्याल ने मुझे थोड़ा सुकून दिया, क्योंकि मैं अकेला नहीं रहना चाहता था। जैसा मैंने सोचा, सौतेली माँ ने अपना वादा निभाया और ऊपर बड़ा नाश्ता बना रही थी। ऊपर जाने से पहले मैंने खुद को संभाला, ताकि वो मुझसे कुछ न पूछें। मैं उस सपने को उस वक्त याद नहीं करना चाहता था। मैं ऊपर गया और किचन में सबने मुझे खुशी से देखा। मैंने झूठ बोला कि मैं अच्छे से सोया। हमने ज्यादातर चुपचाप नाश्ता किया। शुक्र है वो लोग अखबार या अपने टैबलेट में व्यस्त थे। नाश्ते के बाद मैंने उन्हें धन्यवाद कहा और वादा किया कि मैं जल्दी फिर आऊंगा। मैं जल्दी से निकलना चाहता था, इसलिए मैंने कहा कि मुझे अगले दिन के लिए काम की तैयारी करनी है। मैंने अपना सामान पैक किया, अलविदा कहा और गाड़ी में बैठ गया। उस सपने के बारे में सोचने से मुझे इसे समझने में मदद मिली। ये सिर्फ एक सपना था, इसका कोई गहरा मतलब नहीं था। मेरा दिमाग शायद वही चीजें जोड़ रहा था जो मैंने पहले देखी थीं। समय के साथ वो तस्वीरें धुंधली होने लगीं, जैसे सपने आमतौर पर हो जाते हैं। मैंने सोचा था कि मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा, लेकिन ये भी धीरे धीरे फीका पड़ रहा था। मैं घर वापस जाने को तैयार था। गाड़ी स्टार्ट करने से पहले मेरा फोन बजा। दूसरी तरफ मेरा बॉस था। उसने पूछा कि मैं कैसा हूं और क्या मैं एक क्लाइंट के लिए 1 या 2 हफ्ते की लंबी ऑन साइट सर्विस कर सकता हूं। काम में नेटवर्क और अकाउंट सेट करना था और क्लाइंट रहने और खाने की व्यवस्था करेगा। मुझे ऑफिस से बाहर निकलने में कोई बुराई नहीं लगी, तो मैंने हामी भर दी। मैंने पूछा कि क्लाइंट कौन है। उसने बताया कि ये एक स्वतंत्र चर्च के लिए सर्विस होगी।